बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे जो मेहमान हैं नबीला इरशाद एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, चेयरपर्सन हैं जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर जो साबिक वजीर हैं और मेंबर असम्बली भी हैं। हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से और खास करके आपको कुछ इस हवाले से भी बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो मोदी हुकूमत है उसने मदारिस के तकरीबन 21,000 जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहें रोक दी हैं। एक तो इस बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे जितनी भी अक़लियतें हैं उनके खिलाफ वहां पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो निहत्ते कश्मीरी है और खास करके नौजवानों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको ये भी बताया जाए कि मणिपुर में तशद्दुद का सिलसिला जिस हवाले से जारी है और ताज़ा जो वाक़े हुए हैं उसमें 4 अफराद का कत्ल भी किया गया है, पूरी दुनिया में जगहसाई का बाइस बन रहा है बड़ी जमहूरियत का राग अलापने वाला मोदी। मैडम नबीला साहिबा, मैं आपसे इस हवाले से जानूंगा कि तमाम तर सिचुएशन हमारे सामने है और जब से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वहां पे हो रही हैं, दुनिया भी ये तमाम तर चीजें देख रही है, मेरे और आपके सामने भी है, आज़ाद कश्मीर असम्बली और बेस कैंप भी मौजूद है। क्या समझती हैं कि कौन सी पॉलिसी जरूरी है जो हमें रेज करनी चाहिए, जिन्हें हम आगे लेकर चलेंगे और वहां पे जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका दिया। जैसा कि आपने मोदी हुकूमत की इस वक्त की जो वहाँ के इलेक्शन के हवाले से उनकी जो हिकमत अमली है और जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं टुवर्ड्स जो अक़लियतें हैं और ख़ास तौर के ऊपर मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उसके साथ जिस तरह का उनके ख़िलाफ़ जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। क्योंकि मोदी हुकूमत है या हिंदुस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत हो, वो बेसिकली वो हिंदुत्वा के आइडियोलॉजी के ऊपर चलने वाले लोग हैं और वो एक ऐसी शिद्दत पसंद तंजीम से इस वक्त वहाँ पे एक हुकूमत है जिसका ताल्लुक RSS और BJP से है। और अगर आप उनका मैनिफेस्टो देख चुके होंगे तो आपके लिए ये कोई नई बात नहीं होगी कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ुसूसी तौर के ऊपर मुसलमानों के लिए किस तरह की उनका माइंडसेट है। और वो बिल्कुल जिस तरह के हिटलर का माइंडसेट है या नाजिस्ट जो है यूरोप के अंदर जो उनका माइंडसेट था, उसी माइंडसेट के साथ मोदी का जो डिज़ाइन है या हिंदुस्तान का जो डिज़ाइन है वो हिंदुस्तान के अंदर जारी और सारी है, जिसका शिकार ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि पूरे की पूरी हिंदुस्तान के अंदर जितनी माइनॉरिटीज़ है, दलित हों, चाहे दूसरी क्रिश्चियंस हों या मुस्लिम हों, वो सारे के सारे इसका शिकार रहते हैं। हम बतौर कश्मीरी जो है वो चूँकि पिछले 75+ ईयर्स से हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है सीना सपर हैं और कश्मीरी जो है इसका शिकार है। कश्मीरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान माल और इज़्ज़त की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इसके लिए जो आज दुनिया के जिस एरा के अंदर हम और कश्मीरी जो हैं वो अपनी जदोजहद आज़ादी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आपके सामने भी रोनमा हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर। और यहाँ इस खित्ते के अंदर भी सब कॉन्टिनेंट के जो हमारा खित्ता है, इस खित्ते के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। अच्छा, मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि 76 सालों में जितनी भी हुकूमतें आई पाकिस्तान में और ख़ास करके आपने प्रॉपरली जज भी किया होगा, क्या समझती हैं कि कौन सी हुकूमत ऐसी थी जिसने कश्मीर के लिए स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाया और एक अच्छी पॉलिसी लेकर चली हो? उसमें तहरीक इंसाफ की भी मिसाल ले सकते हैं कि क्या उनकी कारकर्दगी बेहतर थी? उसके बाद 16 महीने की जो दूसरी हुकूमत थी PDM अलायंस जो था, उसकी भी आप कारगुजारी बयान इस हवाले से भी कर सकती हैं और बता सकती हैं कि क्या वो बेहतर थी या इमरान खान की जो दौरे हुकूमत था वो बेहतर था? देखिए, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं है कि हुकूमतों के साथ, चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात की हुकूमत रही हो, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स कश्मीर काज जो है वो कंप्रोमाइजिंग रहा। लेकिन इस सारे पिछले 75 ईयर्स के दौरान एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर आई, वो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की सूरत में पाकिस्तान में आई, जिसमें आपको ये मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे आपका किसी भी सियासी नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बैरूनी दुनिया जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके कश्मीर काज के ऊपर बात की, इस मसले को जो है पूरी दुनिया के अंदर उठाया,
सिविल सोसाइटी के साथ उठाया, इंटरनेशनल मीडिया के साथ बात की, उनको मसला कश्मीर को समझाने की कोशिश की, और उसके साथ साथ अपनी हुकूमत के दौरान में, चूँकि कश्मीर काज के हवाले से हम बहुत अरसे से काम करते रहे, और पिछली जो हुकूमतें हैं उनमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब को चेयरमैन कश्मीर कमेटी के तौर के ऊपर ही रखा गया, और हम उनके साथ हमने कोशिश की कि हम कश्मीर के हवाले से कुछ काम कर सकें, लेकिन हमें बड़ी मायूसी होती थी जब हम उनको मिलने के लिए जाते थे, और जब हम उनसे कोई कश्मीर के हवाले से बातचीत करते थे तो हमें मायूसी होती थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसमें बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ हमने देखी। एटलीस्ट उनमें ये था, जैसे तहरीक इंसाफ के जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनाए, इन्होंने शहरियार आफरीदी को बनाया था। तो शहरियार आफरीदी साहब समेत बहुत सारे पाकिस्तान के जो वफाकी वज़रा हैं या यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातों के लोग हैं, उनको कश्मीर काज के बारे में ज़्यादा इल्म या मालूमात नहीं होती थी। लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क ये था कि शहरियार आफरीदी साहब जो है वो सीखना चाहते थे, वो इसके बारे में इल्म हासिल करते थे कि कश्मीर का मसला आखिर है क्या, और इस हवाले से वो हमेशा हर एक के साथ, नौजवानों के साथ कंसल्ट करते थे, एकेडेमिया के साथ वो कोऑर्डिनेट करते थे, सिविल सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, डायरेक्शन थी जिसको आगे लेके चलने की ज़रूरत थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे अंदरूनी तौर के ऊपर जो सियासी जमातों के अपने मामलात होते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो कौमी मफाद है और जो कश्मीर का जो मसला है वो बदतरीन जो है नुकसान का शिकार होता है, जिसका अजाला करना मुमकिन नहीं होता। तो हम समझते हैं कि आज तो यहाँ पे भी हालात बड़े दगरगू हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, वो भी हुकूमत किसी तरह की लगती नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त कोई हुकूमत है। लेकिन चूँकि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा है, तो उसमें उनकी जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गफलत का शिकार हैं और हमें कौन कौन से इक़दाम लेने चाहिए, इसके ऊपर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। और मनपसंद पॉलिसियाँ लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जब आप कश्मीर काज के साथ अगर संजीदा हैं तो आपको कोई ठोस इक़दाम उठाने होंगे और उन इक़दामात में आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करना होगा, उसके बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैम, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि चौधरी महमूद अहमद गुज्जर जो कि साबिक वजीर हैं और मेंबर असेंबली भी हैं, मैं बात करूंगा उनसे और आपसे पूछूंगा सर कि जैसे मैडम ने बात की कि इमरान खान के दौर में जो पॉलिसीज थी वो बेहतर थी, लेकिन दीगर जितनी भी जमातें हैं वो इस हवाले से स्टांस ये रखती हैं कि इमरान खान के दौर ही में 370 और 35A को रिमूव किया गया और वहां पे बड़े पैमाने पर जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, लेकिन फिर भी कोई रद्द-ए-अमल यहाँ से नहीं आया। सिर्फ तकरीरें करना या यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म पे जाकर हम बात कर लें तो क्या इससे मसला कश्मीर हल हो जाएगा? और खास करके वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, क्या वो कम हो जाएंगी? देखिए मेरे भाई, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की क़यादत के पहले लीडर हैं जिन्होंने में जाके कश्मीर की बात की और बड़ी खुल के बात की। मेरी बात आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। रही बात ये जो आजाद कश्मीर की हुकूमतें रही है, वो चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम लीग की, पीपल्स पार्टी की, यकीन करें मैं इधर 2001 में भी मेंबर असेंबली था, अब मैं मिनिस्टर भी मैं 2 साल रहा हूँ। ज्यादा इनका फोकस जो है ना वो टूटियां, खंबे, सड़के, पोस्टिंग और अपना जो है ना प्रोटोकॉल और इन चीजों पे है। इनका कोई इतना, और स्पेशली ये जो महाजीन वकील पाकिस्तान है, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद 1947 में 90 में जो उसके बाद लोग भी आए, बहुत सारे लोग हमारे मेरे भांजे, भतीजियां और बांग्लादेश के लोग मकबूजा कश्मीर में बहुत सारी बातों का जो कश्मीर में रहने वाले हैं, हम सब कश्मीरी हैं, लेकिन हमारा क्योंकि ज्यादा रास्ता जी और मुगल के जो मामला है, बहुत सारे गैर रियासती लोग उधर बात किए जा रहे हैं और ये अपनी लड़ाइयों और झगड़ों में इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर की आवाज और बड़े कल के लिए कहा था कि मैं कश्मीरियों का जामन हूँ और कश्मीरियों की बात की। लेकिन जहाँ तक ये मेरी बहन बात कर रही थी कि आजाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट बिल्कुल उधर सदा तनवीर रहे, वो मेहदी साहब का करते, उस तरह को मैं मुतमिन नहीं हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट से आजाद कश्मीर के हवाले से, ये कश्मीर के हवाले से जो ये बड़ी को तो लाई है। सही, असल में ये रहते हैं अपने जाती मामला, पाकिस्तान की पार्टियों के
बेल अल्लाह नसीब करे, वो भी बड़ी बात करती थी कश्मीर की। फिर सबसे ज्यादा अगर किसी ने कश्मीर की बात की और मकबूजा कश्मीर के लोग जिस वजह से खुश है वो इमरान खान। अच्छा सर जी, इस हवाले से बताइएगा कि ये जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है, क्या समझते हैं कि ये आजाद कश्मीर से या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं उनमें से अगर हो तो ये आपको काबिल कबूल होगा, या तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसको काबिल कबूल होगा? ये तो कश्मीर कमेटी है, ये तो कश्मीर कमेटी कश्मीरियों का मामला, कश्मीरी बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान से किसी को आगे बढ़ा देते हैं। ये चेयरमैन और उसके जो मिनिस्टर है, मेंबर है, वो कश्मीर कमेटी के मेंबर होते हैं। यकीन जाने खुदा को, मुझे कई बंदों ने पूछा गया कि कश्मीर का मसला है क्या, तो मुझे पता चलता था कि तो कश्मीर कमेटी के मेंबर है। सही। तो इनको तो होना ही नहीं चाहिए। जब कश्मीर कमेटी बने वो उसमें कश्मीरियों होना चाहिए, मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत के लोग हैं और बाकी जो इधर कश्मीर के लोग हैं या पाकिस्तान में जो महाजिर मुस्लिम पाकिस्तान, उनमें से जिनका कोई कंसर्न है। अच्छा चौधरी साहब, ये किसी को बुराई करने के लिए कश्मीर कमेटी का चेयरमैन वो दुनिया के चक्कर में रहता है, मीटिंग करता है, गाड़ियां शाड़ियां और ये वो, यही इसका मामला। चौधरी साहब, आप 2 साल वजीर रहे हैं और आप ये बताएं कि कश्मीर काज के लिए कितनी दफा आपने फॉरेन का विजिट किया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप 2 साल वजीर रहे हैं कश्मीर में और कितनी दफा आपने कश्मीर काज के लिए विजिट किया फॉरेन का? देखिए, मैं तो कभी भी पहले जब पहले मैं बड़े सऊदी था 2000 में भी उस वक्त भी मैंने काम किया था। आप भी वक्त गया, मैं किसी वक्त में अमली हुआ। सही। ना मैं कोई आजादी होती है तो मैं 2-3 दफा गया हूँ मुल्क से बाहर। जी ठीक। और वहाँ ये जो काठमांडू गए थे हमारे लिए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एक एनजीओ। जी जी जी। तो उस हवाले से एक IMTDC इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी अमेरिका में उधर कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, अमेरिका में काठमांडू में हुई थी। तो गए थे, उसकी सारी जो भी अखराजात हम खुद बर्दाश्त करते थे। उसमें काफी सारे सरदार यूसुफ शाह, गुलाम खान, ख्वाजा फरूख साहब, इस तरह के काफी लोग हम जो है ना उसके मेंबर हैं। जी ठीक ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मकबूजा कश्मीर से भी लोग उधर आया करते थे, ठीक ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैम, आपने गुफ्तगू सुनी? जी जी जी। ये जो सही मैं कहता हूँ, ये जो सरकारी तौर पे हो जाते हैं ना, ये मेरी तरह बेचारे ऐसे ही गैस लोगों के अलावा इनको पता नहीं ये होता था कि लोग जो है ना वो कश्मीर का क्या पता क्या करना है। पैसों को ये बिल्कुल जया है जो ये सरकारी जाते हैं या अपने मौज मेले के लिए जाते हैं, ये तो वैसे नहीं जाना चाहिए। सही। मैम, जैसे आपने बात सुनी मकबूल अहमद गुजर साहब की कि जिस तरह 2 साल वो वजीर भी रहे और कश्मीर काज के लिए ऐसा ज़ाहिर उनका कोई विजिट नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पॉलिसी हमें असर नो मरतब करनी होगी? क्योंकि जिस तरह कश्मीरी ये स्टांस उठाएंगे, कश्मीर खास करके जो असम्बली है वो मौजूद है, उसके होते हुए अगर वहाँ से डेलीगेशंस नहीं जाएंगे और जो बड़े पैमाने पर सफीर हैं OIC ममालिक ये कह दें कि वो तो मुजफ्फराबाद का विजिट नहीं करेंगे, वहाँ के हालात नहीं देखेंगे, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ की क्या सिचुएशन है, लोगों के लिए क्या मुश्किलात हैं? अच्छा, 2-3 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट इनकी मैं कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है, उस पर ज़रूर बात करूँगी। एक तो ये है कि चेयरमैन कश्मीर कमेटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जी कोई कश्मीरी हो या कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हो या फलां हो, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब पाकिस्तान का ऐवान है वहाँ पे कश्मीर कमेटी है, तो अगर हम ये कहें कि जी सिर्फ महज कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से या मकबूजा कश्मीर से कोई हो, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। फ़र्ज़ किया कि बाहर की दुनिया में अगर किसी जगह पे कोई मुल्क अपने ऐवान के अंदर कोई बेंच बनाता है, कश्मीर कमेटी बनाता है, तो वो यहाँ से कश्मीर के बंदे को नहीं लेगा। बात ये है कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन वो शख्स होना चाहिए जो कि एम्पावर हो उस नॉलेज से, उस हिस्ट्री से, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो लीगल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल तौर के ऊपर वो इनफ हो और वो पूरे तौर के ऊपर एम्पावर हो कि वो दुनिया के अंदर कश्मीर के मसले के बारे में कहीं बात कर सकता है और अपना केस समझा सकता है। महज अगर मैं ये कहूँ कि जी कश्मीर का कोई होना चाहिए तो ये दुरुस्त बात नहीं है। और ये एक ऐसी डिमांड है कि मतलब इस पे ये नाकाबिले अमल है, क्योंकि ऐवान पाकिस्तान का है यहाँ का, यहाँ से इलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं तो वो उस ऐवान का हिस्सा बनते हैं और वहाँ से ही लोग होंगे। लेकिन उसमें बेहतर, पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतर पढ़े लिखे लोग हैं जो कि कश्मीर के बारे में बड़ा बेहतर नॉलेज रखते हैं।
आप मुशाहिद हुसैन सईद साहब से बात करके देखें, आप जागीर अशरफ काजी साहब के साथ बात करके देखें, बासित खान साहब के साथ बात करके देखें। ऐसे बहुत सारे और नाम हैं जो कि कश्मीर के बारे में बहुत बेहतर नॉलेज रखते। ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, दुरुस्त कहा कि कश्मीर कमेटी को जो है ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर कमेटी में हमने जब फजल रहमान साहब की नून लीग की हुकूमत में मैं खुद गई, स्पीकर असम्बली नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब थे और मकबूजा कश्मीर से मेरे साथ कोई 15 लोग आए थे। हमने जब जाके उन्हें कहा कि जी हम चेयरमैन कश्मीर कमेटी के साथ मिल के आए हैं और उन्होंने हमें बड़ा मायूस किया, तो उन्होंने ये फरमाया कि वो हमें ब्लैकमेल करके हमसे ये कह रहे हैं कि मुझे या तो फॉरेन अफेयर की कमेटी दो या कश्मीर अफेयर की कमेटी दो, चेयरमैन कश्मीर कमेटी का जो है वो दो। तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन सियासी जमातों को ये देखना होगा कि वो कश्मीर के मसले को ब्लैकमेलिंग के टूल के ऊपर के तौर के ऊपर इस्तेमाल ना करें, बल्कि इस मसले की संजीदगी को, इस मसले की सेंसिटिविटी को समझ के ऐसे लोगों को वहाँ ऐसे मनासिब के ऊपर लेके आएँ जो कि उसका हक अदा कर सकें। वो ऐसा ना हो कि वो महज खानापुरी करके और उनकी जो ज़ाती मफादात हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस एक अहम काज को जो है वो इसकी नज़र कर दें अपनी ब्लैकमेलिंग के। और उसके अलावा आपने ये कहा कि वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। देखिए, इंसानी ये एक मसला है, जमहूरी मसला है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मसला है, पॉलिटिकल मसला है, जिसके अंदर मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कश्मीरी अपनी जान, माल और इज़्ज़त की कुर्बानी दे चुके हैं और दे रहे हैं। आज के दिन में भी बहुत सारे वहाँ पे नौजवान शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन की असमत दरी हो रही है, लोग बेघर हो रहे हैं। वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज कर लिया हिंदुस्तान ने पिछले ये इस हुकूमत ने, मोदी ने अपने इस प्रीवियस टेन्योर के अंदर, और अभी भी उसके जो डिज़ाइंस हैं वो जारी और सारी हैं। उसमें उन्होंने 40 लाख लोगों को नए डोमिसाइल जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी किए और वहाँ हिंदुस्तान के लोगों को जो उनके साबिक फौजी ऑफिसर हैं उनको लाके आबाद किया जा रहा है। तो इसके ऊपर इंटरनेशनल दुनिया के अंदर करना जो करने के काम है उसके ऊपर ये करना चाहिए। जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका ने फ़लस्तीन और मुसलमानों से बाजी ले ली, और इसका मतलब एक लीगली ये होता है कि दो मुल्कों के दरमियान कभी अगर कोई डिस्प्यूट है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तभी जुरिस्डिक्शन असर्टेन करती है कि दोनों पार्टीज़ एग्री हों। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों किसी एक नुक्ते के ऊपर नहीं पहुंचते तो किसी थर्ड पार्टी को जो है उसके लिए हमें देखना चाहिए, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके गौर करना चाहिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसकी खिदमत हम लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो 370 का आर्टिकल का जो फैसला हिंदुस्तान की को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, एक तो ये करना चाहिए। दूसरा, मैं जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये ऐलान करना चाह रही हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले को जो है जो हिंदुस्तान ने किया है इसको हम चैलेंज करने के लिए ज़रूर हम जाएंगे आने वाले दिनों में। और जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल एक अलग है, आने वाली अल्लाह करे कि इलेक्शन हुआ और कोई हुकूमत मजबूत बन सके तो उन्हें चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ भी रब्ता करें पूरी दुनिया के अंदर, जो उनकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि पाकिस्तान हाई मोरल ग्राउंड के साथ इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आपने कहा कि वहाँ पे यूएन में जाके तो तकरीर करके बड़ी बात नहीं है। यूएन जो है फोरम है वो तकरीर का फोरम ही है, वहाँ गन नहीं चलाई जा सकती, वहाँ पे तकरीर ही की जा सकती है और उस तकरीर के ज़रिए ही आप अपनी बात जो है दुनिया को समझा सकते हैं। और जब आप अपनी बात जो है उस फोरम के ऊपर अगर आप कहें कि वहाँ हम गन चला के हम दिखा के कोई ड्रामाबाजी करें कि जी हम ये करें, ये नहीं हो सकता। हर फोरम की अपनी अपनी एक अहमियत होती है और उसी के मुताबिक चलना चाहिए। तो वहाँ पर तकरीर के ज़रिए बात करनी चाहिए, जहाँ गन चलाने की बात है वहाँ गन चलानी ज़रूरी है। और इस के लिए चूँकि यूएन के जो चार्टर है हमें इसकी इजाज़त देता है कि कश्मीर के लोग या पूरी दुनिया के अंदर जब आपके बुनियादी हुकूक को जो गस्ब कर दिया जाए, आपके ऊपर जबर और जुल्म इतना ज़्यादा हो जाए तो फिर आप रेजिस्ट कर सकते हैं उसको और मसला जदोजहद कर सकते हैं। तो हमें उस ऑप्शन को नहीं जाने देना चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो चीज़ नहीं हो सकी वो फिर यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के जो डिसीजन लेना चाहिए था, जो रिएक्शन देना चाहिए था, वो उसमें सिर्फ किसी एक को मुर्द इल्ज़ाम नहीं
ठहराया जाता। आप और हम सब जानते हैं कि वफाक पाकिस्तान के अंदर कौन कौन स्टेक होल्डर है और वो किस तरीके से फैसले लेते हैं कश्मीर के हवाले से, और कश्मीरी जो है इस हवाले से अपने कौन से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। चौधरी साहब, आपने तमाम पॉइंट सुने हैं मैडम की जानिब से, और मैं कुछ आपसे इस हवाले से डिस्कस करूंगा। एक तो जिस तरह फ़लस्तीन का इशू है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस पूरे और बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं, और वहाँ पे जो शहादतें हो चुकी हैं 23,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। इसमें OIC का जो किरदार है, और ख़ास करके यूनाइटेड नेशन जिसके हवाले से हम बार जिक्र करते हैं, वो एक मुर्दा घोड़े की तरह है। आप उसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि एक तो साउथ एशियन रीजन के अंदर जो कश्मीर इशू मौजूद है, और इसी तरह आप रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट क्राइसिस आप देख सकते हैं, किसी में किसी किस्म का उनका रोल नहीं रहा। और दुनिया की जो P5 कंट्रीज कहा जाता है, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी अपनी पॉलिसीज अपनाने से कासिर रही हैं। कोई भी सालसी का किरदार अदा करने से भी कासिर है। खामोशी छाई हुई है हर तरफ, और निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म किया जा रहा है, और निहत्ते कश्मीरियों पर भी। आप क्या समझते हैं कि इस पर दुनिया कैसे रोल दे सकती है, और कैसे रोल देना चाहिए, तो खास करके OIC का रोल क्या बनता है? जहाँ तक आपकी ये सारी गुफ्तगू मैंने सुनी, इनके अपने अटैच है, अपने मामलात है, अपनी दिलचस्पियां, वो अपने मफादात को कभी भी किसी वजह से डैमेज नहीं होने देते। पर्सनल लेवल का मुल्क को ये करारदादें कर सकता है, दुआएं दे सकता है, इधर जैसे जुलूस छोटे मोटे कर सकता है, उससे तो उन बेचारों का कोई पुरसादे हाल नहीं, उनकी कोई इमदाद नहीं और कोई मदद नहीं है। जो लोग मैटर करते हैं, जिन लोगों ने ये सारी UN और ये जो तत्व रखे हैं, तत्व मुबारक हैं, उनके अपने मफाद है, वो अपने मफाद की बात करते हैं। उनके नजदीक तो ये इतनी शाखते हुए किसी के सर पे जू भी नहीं दी। तो इसमें क्या, बस हम ये मेरे तो समझ से बाला का मामला भी क्या होने जा रहा है। इस बार कश्मीर मकबूजा कश्मीर की बात करें, क्योंकि मेरे अजीजों का बोल रहे हैं, इतनी तेजी है आजादी कश्मीर के हवाले से, इतनी शाखते हो रही है, इतनी ज्यादा उन पर अभी मुसीबत पड़ी हुई है, लेकिन किसी इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो इजलास ही नहीं कर रहे। कम से कम किसी इजलास में करारदाद पास हो जाए, किसी इजलास के जरिए मकबूजा कश्मीर के जो जिन पे जुल्म सितम हो रहा है उनके लिए कोई बात हो जाए। ये तो 6-6 साल जब इजलास शुरू थे तो उनके शुरू थे। मैं तो सच्ची बात है, अगर ज्यादा खुल के बात करूंगा तो फिर मेरे लिए कई परेशानियां बढ़ती है, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ सबसे ज्यादा जो नुकसान है इस गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। कोई आवाज, कोई ऐसी जो आवाज है मेरे समेत उसको दबाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ बहानों से। अच्छा सर जी, इस हवाले से भी बताइएगा कि एक तो आजाद कश्मीर में 48 मेंबरान ने वोट देकर वज़ीर आज़म मुंतखब किया चौधरी अनवारुल हक साहब को, तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि 48 मेंबर्स वोट देते हैं, इतना बड़ा ऐवान, और ये तो अनहोनी कर दी, और उसके बावजूद क्या कहते हैं कामकाज नहीं हो रहे? देखिए, हमने तो PTI के नामजद करदा वज़ीर आज़म को वोट कास्ट की थी। रात 1 बजे फोन के लिए कि जी वोट कास्ट करना है। हमने पूछा कौन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मेरी तरह बाकी भी मित्राने असेंबली ने वोट दिए PTI के मेंबर असेंबली। बाकी जो अपोजिशन वाले थे उनको, हर बंदे को, हर पार्टी को अलग बात सुनाई थी, और हर किसी ने मान लिया। और वो ऐसा क्रूशल टाइम था कि किसी के पास, मैंने तो असेंबली में आगे कहा था ये गलतियां बात नहीं है, हुआ क्या सही, जब किसी मेंबर असेंबली को यही ना पता चले कि हुआ क्या है। नहीं तो आप लोगों को जोड़े ना तहरीक एतमाद के लिए। हाँ बिल्कुल, तो वो तो चलो ऐसा उसको रिजॉल्व किया ना अदालत ने, अदम इतमाद को नहीं हुई थी, लेकिन इतमाद का वोट तो इसने सब लोगों ने दे दिया। हमने तो PTI का उम्मीदवार करके दिया था उसको। सही, ठीक। अच्छा मैम, आपकी जानिब थोड़ी देर बाद में जब उसने स्पीच की तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो PTI का नहीं हूँ, मैं तो सबका हूँ और मैं PTI को मानता ही हूँ। सही, कुछ टाइम बाद था। अच्छा ठीक। मैम, आपकी जानिब में आऊँगा, और यही आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं, क्योंकि वो भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, हम मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के मसाइल भी डिस्कस होने चाहिए। आपको तमाम तर चीज़ों का पता है कि इससे पहले जो एहतजाज हुए, मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, और वो भी किसी क़यादत के बगैर। लोग अपने से उठे, खुद से एक तहरीक चलाई और खड़े हो गए इस हवाले से कि जो हमारे बुनियादी राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं। लेकिन अभी वो भी मांग पड़ती जा रही है, सिचुएशन जो की तू है। और जो असेंबली के हवाले से बात की जाए तो असेंबली मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह उन्होंने सिचुएशन बताई कि मुश्किल है, इजलास नहीं बुलाया जा रहा, तो क्या समझती हैं कि किस तरफ लेके जा रहे हैं ये
जो इकदाम कर रहे हैं वज़ीर आज़म? मैं बड़े माजरत के साथ जो हमारे भाई हैं मकबूल गुजर साहब, वो आज जिस तरह की सूरत हाल का इजहार कर रहे हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। मैं ये समझती हूँ कि बतौर आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों के अंदर 3 वज़ीर आज़म तब्दील हो गए, और ये एक मजाक है ना, ये एक असम्बली का ऐवान नहीं है, वो एक मजाक बना दिया गया। आज़ाद कश्मीर में ऐसे हुआ नहीं है? नहीं, हुआ है। इससे पहले भी 3 से 4 वज़ीर आज़म 5 सालों के अंदर तब्दील हुए, और वफाकी हुकूमतें जो हैं आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों के अंदर मुदाखलत करती हैं और करती आई। जिस तरह PTI के साथ हुआ, देखिए PTI के साथ जो कुछ हो रहा है ये पहली दफ़ा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली दफ़ा होती जा रही। मसला ये है कि आप देखें कि किस तरह के लोगों को, अगर आप मेरे साथ चलने वाले लोग ये हों और वो आपके साथ ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि जी वो PTI के हैं, और कल जाके ऐवान के अंदर वो ये जवाब दें, तो ये रवैया क्यों हो गया ऐसा? मतलब ऐसे लोग हैं जिनको लोग अपने वोट के ज़रिए इलेक्ट करके अपनी अमानत उनके सुपुर्द करते हैं, और वो इतने ही मिसकमिटेड लोग हैं, इतने कमज़ोर कमिटमेंट के लोग हैं कि जो अपनी कही वो कल जाके सुबह कुछ कह रहे हैं और शाम कुछ कह रहे हैं, और इतना बड़ा फैसला जो है वो उसको उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और उसके बावजूद अगर लोग हमारे ऐसे ही लोगों से कोई तवक्को लगा के बैठेंगे या उन्हीं को दोबारा वोट देंगे, तो ये हमारे लोग खुद अपने साथ ज़्यादती करते हैं। और इसका हल हमने बहुत पहले से, चूँकि ये एक हिस्ट्री है इसकी कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में हर वफाकी हुकूमत जो आती है वो अपनी तरफ से हद्दल इम्कान कोशिश करती है कि उसमें मुदाखलत करके वहाँ के सिस्टम को अपने ही कंट्रोल के अंदर रखे। लेकिन उसका हल ये जो है वो ये है कि मैंने सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने और हमने एक, उस वक्त में सेक्रेटरी जनरल थी, तो हमने एक पार्लिमानी कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाई थी, तो हमने उनके साथ निगोशिएट करके हमने कुछ तजावीज़ दी थी। उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो तजवीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन के साथ ही आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ही दिन इलेक्शन हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से लोग, देखिए जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक तौर के ऊपर जो आपने पहली दफ़ा ये तहरीक देखी लोगों की चलती हुई, तो उसमें बड़ी जान थी और उसमें बड़ी उसकी बड़ी अहमियत है अगर कोई समझने वाला हो। लेकिन जब आप अगर आर्टिफिशली कोई चीज़ यहाँ से इम्पोज करेंगे तो उसका मसला कश्मीर को भी नुकसान होगा, वो नज़रिया पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, और वो इस निज़ाम को भी नुकसान होगा। इसलिए ऐसे तमाम तजर्बात जो हैं वो नाकाम हैं, वो फेलियर हैं, वो डिट्रैक करने वाली बात है। तो इन चीज़ों से, इन फैसलों से हमें सबक सीखना चाहिए, फैसला साजों को इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए, और हमें ऐसे मामला करने के बजाय हमें ये करना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में एक ही दिन इंतखाबात करा दिए जाएं, ताकि लोग अपनी मर्ज़ी से ऐसे लोगों का किरदार देखते हुए जो इस वक्त जो कुछ आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर हुआ, और उसके बाद लोगों को ये मौका दिया जाए कि वो एक ही दिन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एक ही दिन इलेक्शन हो जाते, तो लोग अपनी मर्ज़ी से लोगों को मुंतखब करते। और अगर ऐसे लोग जो लोगों की मर्ज़ी से आने के बावजूद भी ऐसे फैसले लेते हैं, तो फिर उसका मतलब है कि सियासी जमातों का और जो सियासी निज़ाम है आज़ाद कश्मीर का, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा नुक्स है। और वो नुक्स ये है कि सियासी जमातों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। सियासी जमातें जो है वो अपने अंदर जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, डेमोक्रेटिकली नहीं करवाती। तो इसलिए वो सारे निज़ाम को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए संजीदा क़यादत जब कोई आएगी तो वो उसको आगे लेके चल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप इसी मटेरियल से ये तवक्को करें कि ये आपको कोई इनकलाबी इक़दामात करके दिखाएगी, तो बहुत नामुमकिन बात है, क्योंकि हम इनसे मायूस हैं और इनके जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है उससे मायूस है। जैसे चौधरी मकबूल अहमद गुजर साहब, आपसे एक शार्ट क्वेश्चन करूंगा। मैडम ने जिस हवाले से बात की कि आप जितने भी लोग हैं, आप क्योंकि मेंबर असेंबली हैं, तो आप सबसे मुतमईन नहीं हैं, तो आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपका इजलास जब होता है तो जितने मेंबर असेंबली हैं कोई आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि अडाक मुलाजमीन बड़े पैमाने पर सरापा एहतजाज हैं। वो मुजफ्फराबाद के अंदर देखें, बाग के अंदर देखें, और वो पुंछ डिवीजन पूरे के अंदर देखें, तो ये मसाइल हैं, लेकिन क्या आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसे ही रहेंगे? मैंने जो बात की है ना, मैं इससे तो 100% इत्तेफाक करता हूँ। बड़ी टेक्निकल बात है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। जी बिल्कुल। ये जो पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग है ना, ये जो हमारी आबादी की सीटें हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, अभी PTI की गवर्नमेंट है, हम जीतते हैं, जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट होती है मुस्लिम लीग वाले जीत जाते हैं, जब काफ की गवर्नमेंट हो मुस्लिम कार्पस वाले, ये इसका खत्म होना
जी फंड्स का रोला, और मैंने ये बात असेंबली में भी की थी। जहाँ तक आपकी बात है कि असेंबली में आवाज अपनी हैसियत से, अपनी जमात के हवाले से तो हमेशा बोले हैं, लेकिन निगरानी असेंबली की तादाद पूरी नहीं हमारे पास, हम तो सिर्फ 5-6 लोग रह गए। ठीक, हमारे कहने में कितने इजलास बुलाते हैं, जो इजलास बुलाने वाले हैं उनके अपने मफाद है। 14 मेंबर असेंबली चाहिए इजलास बुलाने के लिए। जब उन्हें इजलास बुलाना होता है, वो जब उनका अपना मफाद था तो 6 बार इजलास लगातार चला है। ये आजाद कश्मीर की हिस्ट्री का पहला मौका है कि जी कुछ 4-5 माह में लगातार इजलास चला था। सही सुनने की हिम्मत ही नहीं है जी। मुझे तो नहीं कोई ऐसा नजर आ रहा कि ये जो असेंबली है इससे पहले ये आने वाले लोग शायद वो कश्मीर को आजाद करवा पाएंगे। ये को मेरा जाती इंसानियत पैदा करे, हम अपनी जाती से तो लगे हुए हैं इंशाल्लाह। ठीक मैम, आपके ख्याल में क्या जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन देख रही हैं आने वाले वक्तों में? देखिए, आज़ाद कश्मीर में तो अब थोड़ा वक्त ही रह गया है और ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन पाकिस्तान के, और एक हाँ पाकिस्तान में ना हुए इलेक्शन तो फिर मुझे लगता है कि एक दिन हो सकते हैं कि एक ही दिन करा लाने के लिए अगर हम आज़ाद कश्मीर के लोग जदोजहद करें, स्ट्रगल करें, इसके बारे में हमारी डिमांड रखें सामने, तो मैं समझती हूँ कि ये काबिल अमल डिमांड है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना हो सके। और जो मैं ये भाई से गुजारिश करूं कि जब आप असम्बली के मेंबर बन जाते हैं तो आप ना तो किसी एक पार्टी के रहते हैं, ना किसी आप एक हलके, या ना ही आप किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए हैं। अब आप जो है मेंबर असम्बली हैं और उस असम्बली, वो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली है, कानून साज असम्बली के मेंबर हैं, तो आपको पूरी रियासत की नुमाइंदगी करनी चाहिए, बबांगे दखल करनी चाहिए। और उसमें कोई किसी किस्म की कोई, जब आपका कौमी इशू आता है तो वहाँ पार्टी पॉलिसीज़, वहाँ ज़ाती मफाद, वहाँ जो है इलाका, और इन चीज़ों से बालातर होकर बात करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम कश्मीर डिबेट सुना, यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मैडम नबीला इरशाद एडवोकेट हाई कोर्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई। चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर साहब, आपने कॉल के जरिए हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।